स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो उत्पादकता का व्यवहारिक मापन, इसके बारे में देखना है। देखिए, कुल मिला के बात ये है, इस टॉपिक में ये पढ़ाई करना है कि प्रोडक्टिविटी को हम किन किन माध्यम से, किन किन टर्म से मेजर कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए आइए टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है आपका प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो उत्पादकता का व्यवहारिक मापन, इसके बारे में हमें यहाँ पढ़ाई करनी है। तो चलिए आते हैं, पहले टर्म को देखते हैं। पहला आपका लेबर प्रोडक्टिविटी, श्रम उत्पादकता। अब लेबर प्रोडक्टिविटी में मतलब हम जो है, अगर श्रम यानी मजदूर या कर्मचारी या इन श्रम के माध्यम से हम देखें प्रोडक्टिविटी को, तो लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान जो टोटल प्रोडक्ट, जो संपूर्ण उत्पाद बना हुआ है, जो पूरा प्रोडक्शन के दौरान यानी उत्पादन के दौरान जो पूरा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, उत्पादन से कुल प्राप्ति अपॉन एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, श्रम व्यय। श्रम व्यय का मतलब कितना लेबर के ऊपर खर्च हुआ। लेबर खर्च का मतलब उसकी सैलरी को लेकर के, उसको एक तरीके से जहां उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, लेबर जहां रहता है, उस पूरे मतलब कुल मिला के लेबर के ऊपर कितना खर्चा हुआ और उससे कितना प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, उसको अगर उन दोनों के अनुपात को हम देखें, उन दोनों के रेशियो को ही बोलते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी। अगर आप इसका डेफिनेशन बनाना चाहें तो यहां से इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टू द एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। जब भी जो है फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टू द एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। इन दोनों में केवल टू द वो सब वर्ड लगाना है, टू द, यानी टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। यानी लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं क्या? टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टू एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, यानी श्रम व्यय। तो कुल मिला की बात यह है, इसको समझते हैं कि श्रम पर जितना व्यय हुआ यानी लेबर के ऊपर जितना खर्चा हुआ, उस खर्चे में कितना प्रोडक्शन, कितना उत्पादन हुआ, इन दोनों के अनुपात को, रेशियो को ही बोलते हैं आप श्रम उत्पादकता यानी लेबर प्रोडक्टिविटी। अब बात यह है कहने की, मान लीजिए लेबर है, लेबर ने 8 घंटे नौकरी करी। अब 8 घंटे में उसने जो प्रोडक्ट बनाए वो 100 पीस बनाया। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी क्या हुई? 8 घंटे में लेबर ने नौकरी करी और प्रोडक्ट बनाया 100 पीस। अब 8 घंटे की यानी एक दिन की जो मजदूरी थी लेबर की, हो सकता है कि वो 500 रुपए या 1000 रुपए हो। ठीक है, तो इस तरीके से उसके अनुपात को, यानी इसका लेबर के ऊपर 1000 रुपए खर्च किए गए और जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ उसका जो रेट था उस हिसाब से हम तय किए, ये जो है लेबर प्रोडक्टिविटी बनके तैयार हो गई। लेकिन अब वही बात करें, क्या हम इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं कि लेबर 8 घंटा काम करे और 100 के बजाय वो 110 या 115 प्रोडक्ट बना दे। बन सकता है भाई सब। कैसे? मान लीजिए जो लेबर है उसको मोटिवेशन, उसको जरूरी होता है। मोटिवेशन का मतलब कि ठीक है भाई, एक काम करो, तुम 100 के बजाय 110 बनाया करो, तुम्हें हम 2 चाय फालतू पिला देंगे, या फिर हम तुम्हें जो है महीने का इतना इंसेंटिव दे देंगे, या हम तुम्हें ये गिफ्ट दे देंगे, तो वगैरह मतलब, या फिर हम तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे। तो इस तरीके से क्या है कि आप लेबर को मोटिवेट करके आप उसकी कार्य की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना। तो बात ये प्रोडक्टिविटी जो बढ़ गई श्रम उत्पादकता की, वही तो बात यहां की जा रही है कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है ये क्या है? टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन टू द एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, यानी लेबर के ऊपर जितना खर्च हुआ है। तो इस तरीके से आप लेबर प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला जो आपका इसमें टर्म आता है प्रोडक्टिविटी में, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, पूंजी उत्पादकता। इसको समझते हैं। टोटल टर्नओवर, जो पूरा टर्नओवर है, कितना जो है पूरा आया गया, सारा टर्नओवर मिलाया गया, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉय यानी लगाई गई पूंजी, मतलब जितनी एम्प्लॉयड का मतलब जितना इसको निर्धारित किया गया, जितनी पूंजी लगाई गई। मतलब कि कंपनी का आया गया जो पूरा टर्नओवर था, मान लीजिए 10 करोड़ का था और कंपनी ने पूंजी लगाई 2 करोड़ की, तो 10/2 यानी 10/2 क्या हो जाएगा आपका? एक तरीके से कैपिटल प्रोडक्टिविटी यानी पूंजी उत्पादकता। तो कोशिश ये रहती है कि प्रोडक्शन में हम लागत कम लगाएं और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। ठीक है, लागत कम लगाएं यानी जो हमने खर्चा किया, लगाई गई पूंजी वो कम रहे और उससे जो उसका रिजल्ट, जो उसका जो प्रमाण निकल करके आ रहा है वो ज्यादा निकल करके आए। इसको एक बार ऐसे समझते हैं। अगर इसको डेफिनेशन बनाना चाहें तो वही सिंपल, कैपिटल प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ टोटल टर्नओवर टू द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, इसी को आप इस तरीके से डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि पूंजी उत्पादकता जो है वो अनुपात होता है सकल टर्नओवर और जो है लगाई गई पूंजी का अनुपात ही क्या कहलाता है? आपका पूंजी उत्पादकता कहलाता है। अब इसको समझते हैं।
मान लीजिए अब लगाई गई पूंजी से क्या होना, प्रोडक्शन ज्यादा निकालना है। मान लीजिए एक मशीन खरीदी गई, 2 लाख की मशीन खरीदी गई और उससे जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो रहा है उसके टर्नओवर जो है 2 करोड़ का है। तब आप ये कितना फायदेमंद हुआ कि 2 करोड़ की मशीन लगाई और उससे साल भर काम करके 2 करोड़ का टर्नओवर निकाला। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये आपका आ जाता है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। अब वहीं पर क्या करें, मशीन जो हमने 2 लाख की खरीदी थी, हमें पता चला कि अगर हम मशीन 2.25 लाख वाली या हम 1.5 लाख की कोई मशीन कर लेंगे 1.5 लाख की और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है, उतनी प्रोडक्टिविटी आ रही है, तो क्या हुआ कि यानी मशीन पर यानी जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को, यानी बात आ रही है कैपिटल की, यानी पूंजी की बात आ रही है। तो जो पूंजी है, जो खर्च किया जा रहा है, सोच समझ के खर्च किया जाना चाहिए कि इतने खर्च में इतना प्रोडक्शन हमें मिल जा रहा है, यानी इतने का टर्नओवर का मतलब पूरे साल भर का जो इनकम वो इस तरीके से बन करके आ रहा है। तो यहां से आप कैपिटल प्रोडक्टिविटी, पूंजी उत्पादकता को आप यहां पर समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगला आता है मटेरियल रिक्वायरमेंट, यानी मटेरियल प्रोडक्टिविटी, जो कच्चा माल की उत्पादकता है, इसके बारे में देखते हैं। कच्चा माल का मतलब ये हुआ, यहां से समझने वाली बात यह है कि जो कच्चा माल लिया गया है, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए का कच्चा माल खरीदा गया, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर, और उससे जो है 150 रुपए का सामान बनाया गया। अब 150 रुपए का सामान बनाया गया 100 रुपए से, ठीक है, यानी 100 रुपए का सामान लिया गया और उसको जो है बनने के बाद वो 150 रुपए का सामान बिक रहा है, 50 रुपए का फायदा हुआ। तो उसी की बात यहां हो रही है। तो बात ये हो रही है कि कच्चे माल की लागत 100 के बजाय हम ये कह देते हैं कि अब वो माल 100 रुपए का, ना कच्चा माल 100 रुपए का ना होकर के वो 80 या 90 रुपए का हो रहा है और 150 रुपए में बिक रहा है, तो फायदा ज्यादा हो गया ना। तो वही बात हो रही है कि कच्चे माल की जो उत्पादकता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये रेशियो हो जाता है उत्पादित माल की मात्रा की संख्या। जो उत्पादित माल है बनने के बाद जो तैयार हुआ है उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी की बात करें, उसकी संख्या की बात करें, अपॉन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जितना रॉ मटेरियल में खर्चा आया है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है हम इन दोनों के अनुपात के हिसाब से मटेरियल प्रोडक्टिविटी यानी कच्चा माल की उत्पादकता कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया समझने के तौर पर कि 100 रुपए का सामान लिया, 120 रुपए में बेचा, मान लीजिए दूसरी बार हमने देखा कि वो 100 रुपए का सामान 90 रुपए में ही मिल रहा है और 120 रुपए में बिक रहा है, 30 रुपए का फायदा। तो इस तरीके से यानी कच्चे माल की लागत को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देना, इन दोनों के अनुपात की अगर बात करें तो वो कहलाता है आपका मटेरियल प्रोडक्टिविटी, कच्चा माल की उत्पादकता। यहां से डेफिनेशन बना सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ क्वालिटी और मतलब और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस टू द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। यहां से यानी अगर हम बात करें कच्चा माल उत्पादकता क्या होता है, तो यह अनुपात होता है, यह जो है उत्पादित माल की मात्रा या संख्या और कच्चे माल की लागत, इन दोनों के अनुपात को ही बोल देते हैं कच्चा माल की उत्पादकता। यहां से हिंदी में आप परिभाषा बना सकते हैं। चलिए आते हैं अगला है आपका मशीन प्रोडक्टिविटी, मशीन की उत्पादकता। अब मशीन की उत्पादकता कैसे है, यानी आउटपुट अपॉन एक्चुअल मशीन आवर्स यूटिलाइज। अब देखा हमने कि मशीन को मतलब जो वास्तविक प्रयुक्त मशीन घंटे, यानी इतने घंटे मशीन को प्रयुक्त करके, यूज करके, चला करके, और हमने कुल उत्पादन इतना कर लिया। मान लीजिए हमने 2 घंटे मशीन चलाई, 200 प्रोडक्ट बना लिए, तो क्या हुआ 200 अपॉन 2 घंटे। बात समझ में आ गई ना, मतलब मशीन को हमने 2 घंटे चलाया और मान लीजिए कुल आउटपुट जो है, कुल उत्पादन हुआ 200 प्रोडक्ट का, 200 क्वांटिटी निकल के आ गई, तो कितनी अच्छी बात है। तो वही हम कहें कि अगर 2 घंटे में 200 प्रोडक्ट बन रहा है तो मशीन को हम इतना एफिशिएंट, इतना दक्ष, इतना अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करें कि 2 घंटे में 200 के बजाय 250 प्रोडक्ट दे दे, 250 प्रोडक्ट बन जाए, यानी 250 प्रोडक्ट बन जाए। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि मशीन प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन एक्चुअल मशीन आवर्स यूटिलाइज। मशीन को कितने घंटे यूटिलाइज किया गया वो, और मशीन ने उस उतने घंटे में जितने घंटे यूटिलाइज किया गया उसमें कितना प्रोडक्ट बन करके मशीन ने तैयार किया, उन दोनों के अनुपात को बोल देते मशीन प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब हुआ कि प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता की जब हम व्यवहारिक मापन की बात करेंगे, इसमें जो हमने 4 प्रकार की बात करी है, एक आपका श्रम जो है प्रोडक्टिविटी हो गया, यानी श्रम उत्पादकता हो गया, पूंजी उत्पादकता हो गया, कच्चे माल की उत्पादकता हो गया, मशीन की उत्पादकता हो गई। इन सब के बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे, और इस तरीके से आपका प्रोडक्टिविटी वाला जो चैप्टर है, जो मेजरमेंट टॉपिक है ये वाला, यानी प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इस टॉपिक को आप यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन गहराई में है अंतर, समझने वाली बात है। चलिए समझते हैं। तो एक क्या है आपका प्रोडक्शन और
प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है इसके बारे में देखेंगे, यानी उत्पादन तथा उत्पादकता में अंतर, ये टॉपिक है आपका, इसके में देखते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन। प्रोडक्शन क्या है? एक फंक्शन है, समझने वाली बात है। प्रोडक्शन एक फंक्शन, एक कार्य है, बात यहां समझिएगा। प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है क्या आपका प्रोडक्शन, विच जो कि क्या करता है, एसोसिएटेड, मतलब जो कि जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? द कन्वर्जन ऑफ रेंज ऑफ इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट। ये जुड़ा हुआ होता है किसके कन्वर्जन से, किसके बदलाव से जुड़ा हुआ होता है? रेंज ऑफ इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट। जो इनपुट का रेंज है उसको डिजायर्ड आउटपुट का मतलब होता है जो आउटपुट हमें चाहिए होती है, इच्छित आउटपुट में हम बदलने का, जो कन्वर्जन करने का जो जुड़ा हुआ कार्य है एक संस्था का, वही कहलाता है आपका प्रोडक्शन। यानी एक रेंज ऑफ इनपुट को डिजायर्ड आउटपुट में बदलने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्य है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्य है, जो क्या करता है, जो कि जुड़ा हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्य जो इस बात से जुड़ा हुआ है, वो कन्वर्जन करता है, कन्वर्ट करता है रेंज ऑफ इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट में। और ये कार्य है, इस कार्य की पूरी प्रक्रिया को ये बोलते हैं प्रोडक्शन। मतलब कि प्रोडक्शन क्या है? एक संस्था का एक कार्य होता है जो कि संस्था इस बात से जुड़ी हुई है कि वो जुड़ी किस चीज से, कि रेंज ऑफ इनपुट को कन्वर्ट कर दिया जाए डिजायर्ड आउटपुट में, जो आउटपुट चाहिए। अगर हम इसको हिंदी में समझें तो उत्पादन क्या है? एक संगठन का एक कार्य है। ये बात तो क्लियर हो गई कि इट इज अ फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है प्रोडक्शन है। उत्पादन एक संगठन का एक कार्य है जो क्या करता है, इनपुट की सीमा को, यानी जो आपका रेंज ऑफ इनपुट है उसको वांछित आउटपुट में, डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्जन यानी बदलने से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, उत्पादन क्या है? एक संगठन का एक कार्य होता है जो कि क्या काम करता है, रेंज ऑफ इनपुट यानी इनपुट की सीमा को डिजायर्ड आउटपुट यानी वांछित आउटपुट में बदलने का जो है, बदलने से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से आपने प्रोडक्शन को क्लियर कर लिया। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वो इससे किस तरीके से रिलेट कर रही है, किस तरीके से जुड़ रही है, इसको समझते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ, ये क्या है? एक मापन है, मेजर है, मापन है, मापते हैं, ऑफ हाउ इफिशियंटली रिसोर्सेस आर कंबाइंड। कैसे जो है इफिशियंटली मतलब कितने अच्छे सुनियोजित तरीके से या दक्षतापूर्ण तरीके से रिसोर्सेस को कंबाइन करते, मतलब जोड़ते हैं, एंड यूटिलाइज, और उसका प्रयोग करते हैं इन द फर्म। मतलब किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री में क्या है कि जो रिसोर्सेस है उसको कितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, कितने बेहतर तरीके से उसका उपयोग करते हैं, वही करने का जो मापन है, जो मापने की प्रक्रिया है, जो मेजर करने की प्रक्रिया है, प्रोडक्टिविटी कहलाती है। मतलब प्रोडक्टिविटी के अंदर ये बात आती है कि जो प्रोडक्शन के दौरान जो भी चीजें घटित हो रही हैं उसका कितना अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उसका यूटिलाइज हो जाए। तो बेहतर तरीके से रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल या मशीन का या जो उपकरण है उनको बेहतर तरीके यूज करना ही क्या कहलाता है? आपका प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो चलिए इसको दोबारा से देखते हैं। प्रोडक्टिविटी इज ए मेजर, यह एक मापन है ऑफ हाउ इफिशियंटली रिसोर्सेस, किस तरीके से जो रिसोर्सेस है वो जुड़ते हैं, एंड यूटिलाइज इन फर्म, किसी एक फर्म के अंदर, किस लिए? फॉर अचीविंग द डिजायर्ड आउटकम, इच्छित आउटकम को प्राप्त करने के लिए ये सब किया जाता है। डिजायर्ड आउटकम को जो है वो अचीव करने के लिए ये काम होता है। यानी प्रोडक्टिविटी क्या है? ये एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जो भी कंपोनेंट यूज किया जा रहा है उसका बेहतर तरीके से यानी अच्छे ढंग से उसका प्रयोग किया जाए, इफिशिएंटली रिसोर्सेस का जो है वो यूज किया जाए। इसको हिंदी में समझते हैं। उत्पादकता जो है वो इस बात को माप है, इस बात का माप है, मतलब इस बात का मापन है, इस बात का वो मेजरमेंट है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए जो आपका डिजायर्ड आउटकम है उसको अचीव करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, यानी वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए फर्म में कितनी कुशलता से संसाधन का संयोजन और उपयोग किया जाता है। कुल मिला के एक लाइन में क्लियर हो जाती है प्रोडक्टिविटी, इसमें जो संसाधन है उसका कितना कुशलतम तरीके से, कितना बेहतर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से उसका उपयोग किया जाए। अब जब मान के चलिए किसी संसाधन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के अंदर क्या होता है, मशीन होते हैं, उपकरण होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, लेबर होता है, मैनेजमेंट होता है, उसको कितना बेहतर तरीके से यूज किया जाए। अगर ये बताओ कि जब हर चीज जब बेहतर तरीके से यूज होगी, मैनेजमेंट अपना काम करेगा, लेबर अपना काम अच्छे से करेगा, मशीन अच्छे से स्मूथली चल रही होगी, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, रॉ मटेरियल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, और इससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, यानी जो उत्पादकता निकल करके आएगी, जो उत्पादन होगा पूरी प्रक्रिया में को ही बोलेंगे हम
प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। ठीक है, बात क्लियर हो जाती है यहां से। कुल मिला के ये एक मापन है और ये एक कार्य है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये एक मेजरमेंट होता है, ये एक फंक्शन होता है किसी संस्था का। सबसे छोटे टर्म में हमने आपको समझा दिया। ठीक है, मेजरमेंट और ये फंक्शन। ठीक, आगे आते हैं। इट इज ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। ठीक भैया, ये एक प्रक्रिया है, मतलब इसमें तो काम हो रहा है। और आगे क्या है? इट इज ए मेजर, यह एक मापन है। भैया इसमें मापते हैं कि कौन सी मशीन ने कितना बेहतर काम किया, तो ये मापन हो जाता है, ये आपकी एक प्रक्रिया हो जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस, ये इस बात को बताता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितनी संख्या में जो है उत्पाद का निर्माण हुआ या बना, वो उसकी सही संख्या को बताता है। कौन? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ये बताता है भैया 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन, कितना माल बनके तैयार हो गया, तो ये एक तरीके से संख्या को बताता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है, यह वास्तव में उत्पादित इकाइयों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिला के जो भी उत्पादित प्रोडक्ट है, जो भी उत्पादित इकाइयां हैं, उनकी संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कितना भैया, कितना सामान बनकर तैयार हो गया है, तो कितने समय में, तो समय में कितना सामान बनकर तैयार हुआ, उसकी संख्या को जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। मतलब उसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब? प्रोडक्शन। ठीक है, आगे आते हैं। और जो प्रोडक्टिविटी हो गई, ये क्या कर रहे हैं? इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन ही क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये इस बात का रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आउटपुट और इनपुट का अनुपात है, वो आपका प्रोडक्टिविटी जो है इस बात को दर्शाता है। यानी अगर बात करें, यह आउटपुट से इनपुट के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरीके से आप प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच डिफरेंस लिख सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। हमने 3 पर जो है लिखा है, आप इसमें और भी अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से जोड़ सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इस तरीके से आपका 2 टॉपिक यहां पर क्लियर होता है। प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, दूसरा आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। अब कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है उसके लो होने का, यानी उसके कम होने के क्या कॉजेज है, क्या कारण है। तो अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो उत्पादकता यानी कम उत्पादकता के कारण। तो उत्पादकता में कमी आ रही है, क्यों आ रही है, क्या कारण है, उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। तो अभी का टॉपिक आपका यही है, कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता के कारण। इनके कुछ पॉइंट्स हैं, हम बारी बारी से सभी पॉइंट्स को डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम में आप लिखेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स के बारे में आपको और ज्यादा लिखना भी है। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आप उसके अपनी भाषा में, चाहे आप हिंदी में या इंग्लिश में या दोनों मर्ज करके जैसे आप लिखना चाहें, जैसे आपके यहां होता है बोर्ड में वैसे लिखा जाता है, वैसे आप लिख लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। जो पहला पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट है आपका लैक ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। अब देखिएगा, एम्प्लॉय ट्रेनिंग में लैक मतलब कमी आ जाना, यानी जो प्रॉपर कामगार है, जो वर्कर है, जो कर्मचारी है, उसको प्रॉपर ट्रेन नहीं किया गया है। तो अगर उसे ट्रेनिंग नहीं मिली है तो क्या करेगा, वो जैसा काम कर रहा होगा उसमें उतनी अच्छी इफिशियंसी यानी दक्षता उसको नहीं हो पाएगी या नहीं मिलेगी। तो अगर इसे हिंदी में कहें तो कर्मचारी प्रशिक्षण की कमी। अब जो कर्मचारी है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक नया कैंडिडेट है जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी काम कर रहा है, और एक अनुभवी यानी एक एक्सपीरियंस वर्कर है, वो भी काम कर रहा है। तो आप अपने आप ये समझ में आ जाएगा कि जो अनुभवी है वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड हो चुका है, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिल चुकी है। इस तरीके से क्या है कि लैक ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग एक मुख्य कारण है, एक जो है मेन आपका कॉजेज है टू प्रोडक्टिविटी को कम करने के लिए। तो पहला पॉइंट है, आप इसे डिटेल में लिखेंगे, जो है यहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो आता है वर्क प्लेस स्ट्रेस, कार्यस्थल का तनाव। अब समझिएगा, जो कर्मचारी है, जो काम कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर है, बहुत ज्यादा, मतलब उसको ये कहा गया कि नहीं तुम्हें काम करना ही करना है और इतने समय में इतना प्रोडक्शन लाना ही लाना है, मतलब एक तरीके से दबाव डाल के काम करवाना। तो कोई किसी कर्मचारी पर अगर आप दबाव डाल के काम करवाएंगे या फ्री माइंड होकर वो काम करेगा, दोनों में तो अंतर आएगा। तो दबाव होकर के जब कोई काम किया जाता है तो वो काम उतना अच्छा नहीं होता है। तो यही बात है कि वर्क प्लेस का जो स्ट्रेस होता है, जो आसपास का जो जहां पर वर्किंग प्लेस है, जो जगह है, वहां पर अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है लोगों का, यानी जो सीनियर्स हैं या जो आसपास के कर्मचारी हैं उनसे, तो क्या होगा, कुल मिला के जो प्रोडक्टिविटी है, जो दक्षता है काम की यानी उत्पादकता की, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, तो वर्क प्लेस स्ट्रेस सेकेंड पॉइंट हो गया, आप इसे डिटेल में लिख लेंगे। अगला आपका आता है टू मेनी टास्क एट हैंड। अब देखिएगा, टू मेनी टास्क, कई सारे टास्क, टास्क मतलब होता है काम। ठीक है, तो कई सारे काम एक हाथ में होना, इसका मतलब ये हुआ, अगर हिंदी में से कहें तो अधिक कार्य हाथ में होना, इसको समझते हैं।
अब होगा क्या कि एक ही कर्मचारी को कई काम दे देना। अब एक कर्मचारी को कई काम एक साथ दे देना तो वो क्या करेगा, वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यही बात तो यहां कही जा रही है, टू मेनी टास्क एट हैंड। अब एक कर्मचारी है, एक वर्कर है, वो मान लो वो कटिंग भी कर रहा है, वो कटिंग वाली मशीन भी चला रहा है, वो ग्राइंडिंग वाली भी मशीन चला रहा है, वो टर्निंग वाली मशीन भी चला रहा है, वो फेसिंग वाली मशीन भी चला रहा है, वो जो है टर्नर मशीन भी चला रहा है, वो लेथ मशीन भी चला रहा है। अब क्या होगा, मान लो कि एक ही कामगार को कई सारी जिम्मेदारियां दे दोगे तो प्रॉपर तरीके से वो किसी भी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर पाएगा। तो बात वही हो जा रही है कि टू मेनी टास्क एट वन हैंड, मतलब एक हाथ में बहुत ज्यादा टास्क नहीं देना, मतलब एक कर्मचारी को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना है। अगर एक कर्मचारी को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से वो उस काम को कर पाएगा। तो अधिक कार्य हाथ में होना। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। टॉक्सिक वर्क कल्चर, विषाक्त कार्य संस्कृति। अब टॉक्सिक वर्क कल्चर का मतलब है कि जो वहां कार्य करने का कल्चर है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको विषाक्त हो जाना। विषाक्त होने का मतलब होगा कि वहां हो सकता है कि आए दिन वहां पर यूनिटी बन रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, लोग एक दूसरे को काम नहीं करने दे रहा है, एक दूसरे की कहते हैं ना खिंचाई करते हैं या कमियां, एक दूसरे काम में कमियां निकालते हैं। तो इससे क्या होगा, वहां का जो माहौल है काम करने का, वर्क कल्चर है, वो टॉक्सिक हो जाएगा, मतलब जहरीला हो जाएगा। जहरीला इन द सेंस कि काम करने लायक नहीं रहेगा, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। बात उसी की कही जा रही है, विषाक्त कार्य संस्कृति यानी टॉक्सिक वर्क कल्चर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है आपका लैक ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की कमी। अब देखिएगा, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो भी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी में दक्षता आती है। अब प्रॉपर मैनेजमेंट का मतलब, अब देखिएगा प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है यहां पर कि प्रोडक्टिविटी में कमी है ना, उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। तो लैक ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की कमी। प्रबंधन की कमी ऐसे समझिएगा, यानी मैनेजमेंट की कमी ऐसे समझिएगा, रॉ मटेरियल आया, उसे कहां रखना है, इसकी प्रॉपर कोई व्यवस्था नहीं है, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। फिर चलो ठीक है, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया गया। उसके बाद उसे बनाया गया, तो बनाने के बाद जब काम हो रहा है तो वहां पर प्रॉपर रखने की जगह होनी चाहिए। उसके जो एक तरीके से उसको नापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो प्रॉपर सही होनी चाहिए, उसका मैनेजमेंट सही होना चाहिए। चलो वो भी ठीक, आगे बढ़ गए। अब फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, तो बनने के बाद क्या उसको कहीं गोदाम में रखना है ना, वेयर हाउस में, तो वहां भी उसकी प्रॉपर जो है मैनेजमेंट नहीं सही नहीं है। तो कुल मिला के बात ये होगी प्रबंधन की कमी होना। ठीक है, यहां पर अब प्रबंधन की बात करें तो मैनेजमेंट केवल रॉ मटेरियल का नहीं होता, मटेरियल मैनेजमेंट एक्चुअली होता है एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट अलग होता है, सेल्स मैनेजमेंट अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट अलग होता है, स्टोर मैनेजमेंट अलग होता है। तो कहने का प्रबंधन जो है, जो मैनेजमेंट है पूरा, उसमें कमी आना, उनकी प्रॉपर जो है एक तरीके से सिस्टमैटिक नहीं बनना, या कहते हैं कि जो नियम है पॉलिसी बनाई गई है उसका प्रॉपर नहीं होना भी क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है, यानी कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता में कमी आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अप्रभावी संगठनात्मक संरचना। अब अप्रभावी जो संगठनात्मक संरचना है इसकी बात कर लेते हैं, यानी इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं होना भी क्या है, प्रोडक्टिविटी के बारे में मतलब ये बताता है कि वो कम हो रही है, यानी प्रोडक्टिविटी की जो दक्षता है वो लो हो गई है। तो अब ऐसे समझिएगा, इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, संरचना। कैसे, अब जैसे क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कई डिपार्टमेंट होने चाहिए। ठीक है भाई, एचआर डिपार्टमेंट होना चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, स्टोर का अलग होना चाहिए, वर्कर का अलग होना चाहिए, सबके प्रॉपर रहने और बैठने की और वॉशरूम वगैरह की मतलब इस तरह की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। तो जब अगर ये सारे स्ट्रक्चर सही नहीं है तो क्या होगा, फिर सारे सिस्टम इधर उधर होंगे, सॉरी, मैनेजमेंट सही नहीं होगा। तो अप्रभावी संगठनात्मक संरचना, इसकी बात क्लियर हो जाती है। अगला आपका नो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। अब इसको समझिएगा, अपनेपन का एहसास। अपनेपन का एहसास का मतलब है कि ठीक है, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है लेकिन उसे वहां अच्छा नहीं लग रहा है, वहां कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, मतलब अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, मतलब एक नकारात्मक ऊर्जा वहां फैली हुई है, सकारात्मक ऊर्जा की कोई बात नहीं होती। मतलब एक तरीके से बात करें कि जो कर्मचारी के कल्याण के लिए कोई बात नहीं होती। तो इस तरीके से क्या है कि उनके मन में एक भाव आएगा कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ सब ऐसे ही है। तो कुल मिला की बात है कि नो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, यानी अपनेपन का एहसास नहीं होने का मतलब है कर्मचारी फिर वहां टिकना नहीं चाहेगा और जल्दी से जल्दी उस संस्था को छोड़ने के बारे में विचार करेगा, या फिर कर भी रहेगा तो बेमन से काम करेगा, बिना मन के काम करेगा। तो बिना मन का काम जो है वो प्रॉपर सही नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक जो है वो उत्पादकता में कमी आ जाएगी। ठीक है, अगला आपका आता है इसमें, अगला जो पॉइंट है जो है राइज प्रोडक्टिविटी विथ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। ठीक है, कर्मचारी प्रशिक्षण के साथ उत्पादकता बढ़ाएं। अब देखिएगा, अब जो कर्मचारी का प्रशिक्षण है अगर हम उसे ट्रेनिंग प्रॉपर दें तो उससे उत्पादकता बढ़ सकती है। उसी के बारे में कहा गया कि कुल मिला के बात यह है
कि एम्प्लॉय का ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रेंड एम्प्लॉय नहीं है तो उत्पादकता बढ़ेगी। कारण क्या है? वेस्ट ज्यादा हो जाएगा। अब ठीक है, अगर एम्प्लॉय ट्रेंड है तो उसे पता है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ये काम इतना हो जाएगा, तो जो हमारा वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। और एक अनुभवी नहीं है तो वो वेस्टेज ज्यादा करेगा, वो गलतियां ज्यादा करेगा। तो जब वेस्टेज ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी में जो है कमी आ जाएगी, यानी उत्पादकता में कमी आ जाएगी, यानी जो कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। तो उसके हम सभी पॉइंटों में लगभग 8 पॉइंट है, इस पर हमने चर्चा करी। एक और होता है आपका इनएफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिएगा, इसमें पॉइंट नहीं लिखा हुआ, एक पॉइंट और समझ सकते हैं। इनएफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि जो वेस्टेज निकल के आ रहा है, अगर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो कहां रखा जाएगा? उसी गोदाम के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, तो वो भी क्या करेगा? प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा? कम करेगा। तो अगला पॉइंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, आप और भी अगर आपको कोई और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है, कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता के कारण। चलिए इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका मेथड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता को कैसे बढ़ाएं, यानी उत्पादकता में वृद्धि की विधियां, यानी मेथड पढ़ना है, विधियां पढ़नी है वृद्धि करने के लिए, इंप्रूव करने के, बढ़ाने के लिए। किसमें? उत्पादकता में, यानी प्रोडक्टिविटी में। तो अगला आपका जो टॉपिक है वो इंप्रूव करना है प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को बढ़ाना है। यहां पर हम इसके बारे में पढ़ाई करने वाले। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये इतनी सारी कमियां हमने पढ़ ली तो कमियों के बाद बढ़ाने के बारे में भी तो सोचेंगे ना, क्योंकि अब होता क्या है कि हर इंडस्ट्री अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ही चाहती है, मतलब उत्पादकता बढ़ना ही चाहिए। तो चलिए आते हैं टॉपिक को देखते हैं। पहला, कीप थिंग्स सिंपल, चीजों को बड़ा सरल रखें। अब चीजों को सरल कैसे रखना है? हर चीज को सरल रखने का मतलब ऐसे समझिए कि कोई चीज है उसको उलझा के रखे हुए हैं या उससे हम अलग अलग करके रखे हो, तो बेहतर कौन सा लगेगा? जो अलग अलग करके रखा हुआ, सिंपल, सब समझ में आता है। अगर उलझा के रखे तो समझ में नहीं आता। तो यही बात यहां बताई गई है कि कीप थिंग्स सिंपल, चीजों को सरल रखें, मतलब हर एक चीज को प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से रखें। चलो भैया, यहां कटिंग वाला सामान रखा हुआ है तो यहाँ ग्राइंडिंग वाला सामान रखा हुआ है, तो यहाँ टर्निंग वाला रखा हुआ है, यहाँ फेसिंग वाला रखा हुआ। ऐसा नहीं कि सब मिक्स करके रख ले, चलो भैया इसका उठा के टर्निंग कर लेना, इसको फेसिंग कर लेना, ऐसा नहीं है। सबको प्रॉपर रखना, मतलब वही चीजों को सरल रखना, इसके बारे में यहां पर है। अगले टॉपिक को देखते हैं, सेट रिमाइंडर, अनुस्मारक सेट करना। अनुस्मारक सेट करने का मतलब होता है, रिमाइंडर का मतलब टाइम शेड्यूल बना के रखना, सेट करने के, भैया इतने समय में हमारा ये काम है, उसके बाद अगले समय में हमें ये करना है, अगले समय में ऐसे करना। अरे आप ऐसे समझ लीजिए, अलार्म लगा के रखना। जैसे आप अलार्म लगाते ना, सुबह 6 बजे उठ जाना है, 5 बजे उठ जाना है, तो आप क्यों लगाते हैं कि आप 5 बजे तक उठ जाए? नहीं उठ पाते, 6 बजे तक उठ जाते, तो क्या होता है कि लमसम उतना ही आसपास आप जो है अपना काम कर लेते हैं। उसी तरीके से हर काम के लिए टाइम सेट करना कि इतने में वो काम हो जाना चाहिए, अनुस्मारक सेट करें। अगला देखते हैं, रिवाइव गोल्स डेली, लक्ष्यों को प्रतिदिन समीक्षा करें। अब जो आपका लक्ष्य है, जो गोल अचीव करना है, उसको समीक्षा करना, उसको देखना है कि आपने कहां तक वहां पहुंचे, उस गोल में कहां तक पहुंचे, उसके बारे में आपको यहां पर समीक्षा करनी है, देखना है। ठीक है, अगला आपका मिनिमाइज टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखिएगा, टाइम वेस्टिंग की जो एक्टिविटीज है उसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब यह हुआ कि समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों को कम करें। अब समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों को कम करें, बात यह हुई कि क्या है कि अब चूंकि आपने गोल को अचीव करना है, आपने रिमाइंडर भी सेट कर रखा है, आपने चीजों को सरल भी कर रखा है, तो क्या करना है? मिनिमाइज टाइम वेस्टिंग। अब जो टाइम को वेस्ट करना है कि ठीक है यहां पर इतना टाइम हमने दे रखा है, फालतू है तो थोड़ा कम करें, उससे क्या होगा? टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो क्या होगा? आप दूसरे काम की तरफ विशेष ध्यान दे पाएंगे, ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो गोल है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, उत्पादकता बढ़ाने का, वहां तक आप प्रॉपर पहुंच जाएंगे। तो अभी क्या आपका समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों को कम करना, मतलब ऐसे देखना कौन कौन सी ऐसे प्रोसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जा रहा है, उसको हम कम करें तो आप जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ये काम या तो वर्कर या कर्मचारी खुद भी कर सकता है, या फिर एक डिपार्टमेंट होता है R&D डिपार्टमेंट, वो भी इस चीज को एनालिसिस करता है कि कौन सी मशीन ज्यादा जो है एक तरीके से टाइम ले रही है। मान के चलिए कि एक मशीन है, वो एक प्रोडक्ट को 10 मिनट बना रही है, एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें हमने देखा कि वो मशीन तो केवल 2 मिनट में बना दे रही, तो क्या करना है? टाइम को कम करना है ना, तो क्या करना है? मशीन को क्या करना है? एक नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर देना है। तो बात यहां पर वही आ रही है कि मिनिमाइज टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो काम है उनको, एक्टिविटीज को, मतलब इस तरह के जो टाइम को वेस्ट करते हैं उनको कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को ले आना। ठीक है, अगला आपका आता है यूज प्रोडक्टिविटी एप्स, उत्पादकता एप्स का उपयोग करें। अब उत्पादकता एप्स का उपयोग कैसे करें? मान लीजिए कैलकुलेशन करना है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट में अब कैलकुलेशन करना है,
तो कैलकुलेशन में क्या है कि कोई लेके बैठा हुआ है, प्रॉपर कैलकुलेटिंग कर रहा है, तो मैनुअल एरर होने के चांसेस है। तो हो सकता है कि वहां पर कैलकुलेटिंग के लिए जो है एक साइंटिफिक कैलकुलेटर या कोई अच्छा सा कैलकुलेटर जो है यूज किया जाए, ठीक है। या फिर एक तो हो गया कैलकुलेटर का, एक हो गया स्टोर को प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए एप्स वगैरह बनाए जाए, अटेंडेंस के लिए प्रॉपर एप्स बनाया जाए, रजिस्टर वगैरह हटा दिया जाए उसके लिए, या कोई मशीन फॉल्ट है तो उसका ऑटोमेटिक जो है अपने आप क्वेश्चंस आ जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर या एप्स को इस्तेमाल करके जो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, डिजिटलीकरण हो जाएगा, मतलब चीजें डिजिटल हो जाएंगी। डिजिटल हो जाएंगी तो सबके पास आसानी से पहुंच जाएगा, बहुत कम समय में पहुंच जाएगा, सबकी पहुंच रिच जो है वहां तक पहुंच जाएगी। तो बात ये एप्स में कई सारे एप्स होते हैं इसके अंतर्गत, हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। अगले जब हम वर्क स्टडी या फिर टाइम स्टडी के बारे में बात करेंगे तो वहां पर मेथड स्टडी में वहां पर वो सारे एप्स के बारे में बात की जाती है। तो उत्पादकता एप्स का उपयोग करें। तो इसके अंदर एप्लीकेशंस की बात हो रही है, एप्स का मतलब हो गया वही जो फोन का या एप्लीकेशंस होते हैं उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है मोटिवेट योर टीम। अपनी टीम को प्रेरित करें। अपनी टीम को प्रेरित करने का मतलब होगा कि जब कोई भी काम होता है तो एक टीम वर्क भी होता है, उसमें उसका एक लीडर होता है। तो लीडर का काम क्या होता है कि अपने सभी वर्कर को प्रॉपर ध्यान देना और सबको मोटिवेट करते रहना टाइम टू टाइम। मोटिवेट करने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि एक प्रॉपर बीच बीच में गैप देना, सबको हो सकता है छुट्टियों छुट्टियों के लिए रिलैक्सेशन दे देना, या वेजेस में बढ़ोतरी कर देना, या जब अप्रेजल का टाइम आए, मतलब सैलरी में इंक्रीमेंट का टाइम आए तो वहां पर सपोर्ट करना। तो इस तरीके से क्या है आपका मोटिवेट योर टीम। अब देखिएगा, जब सैलरी में इंक्रीमेंट की बात होती है तो एचआर का भी मेन रोल होता है। तो एचआर को कौन सपोर्ट करेगा? आपका जो टीम का लीडर होगा। इससे क्या होगा कि प्रॉपर जो टीम है वो टीम जो ग्रोथ करेगी, और टीम ग्रोथ करेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और फाइनली हमें क्या करना है, उत्पादकता को बढ़ाना है। तो ये क्या है कि मोटिवेट योर टीम, अपनी टीम को प्रेरित करना है, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो टीम का लीडर, दोनों की बात यहां पर होती है। जो टीम लीडर भी मोटिवेट करता रहता है और आपस के जो कर्मचारी हैं वो भी एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि सबका मेंटल लेवल अलग अलग होता है। कोई किसी का मेंटल लेवल हाई होता है, कोई लो मेंटल लेवल का भी होता है, लेकिन चूंकि काम है तो सभी लोग मिलकर करते हैं और सबका अपना सोचने का तरीका अलग होता है। इस तरीके से क्या है, पूरी एक टीम के साथ काम करना और मोटिवेट कर देना, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। अच्छा, जितना भी हमने बात की हुई है, आप केवल हेडिंग से काम नहीं चलाएंगे, सबके बारे में डिटेल में लिखेंगे भी, क्योंकि ठीक है लिखना तो यहां संभव नहीं है, हर एक चीज को बता दिया गया है। अब आप इसको अपनी भाषा में, हिंदी या इंग्लिश में, जैसा भी जिस आप चाहें उसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका है वो अवॉइड मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग से बचें। अब मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कई सारे टास्क को एक साथ करना, उससे बचें। अब कहते हैं ना कि मतलब एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब ये था, उसका मतलब ये होता है कि वो कहीं का नहीं रहा। तो वही है कि कई सारे काम एक साथ नहीं करना है। अब कई सारे काम एक साथ करेंगे तो किसी काम में भी आप जो है संपूर्ण नहीं हो पाएंगे, एफिशिएंसी नहीं आएगी, दक्षता नहीं आएगी, प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन घटेगा, और प्रोडक्शन घटेगा तो ओवरऑल लॉसेस होंगे, और जो गोल आपने अचीव करना था वो गोल अचीव नहीं होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अवॉइड मल्टीटास्किंग, कई कामों से यानी कई जिम्मेदारियों से बने। अगर कई जिम्मेदारी दी भी गई है तो पहले प्रॉपर उसका सिस्टमैटिक बनाए कि पहले कौन सा करना है, फिर उसके बाद करना है, उसके बाद कौन सा करना है। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ करना शुरू कर दिए, उससे क्या होगा, प्रॉपर आपका जो है किसी भी गोल तक प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाएगी। तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मल्टीटास्किंग से क्या करना है, हमें बचना है, मतलब अवॉइड मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग से हमें दूर रहना है, ठीक है। तो लगभग 6 पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट आपका आता है ऑफर ए वेलनेस प्रोग्राम। अब वेलनेस प्रोग्राम को ऑफर करना, समझिएगा, ये जो वेलनेस प्रोग्राम है ये कई तरीके का हो सकता है। ये सोशल वेलनेस हो सकता है, समाज के लिए कोई एक अच्छा कार्य होना, ठीक है, या फिर जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, जो उनके लिए कोई अच्छा काम होना। जैसे कि मान के चलिए कि जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं उनको वेजेस, उनको बोनस प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम, या फिर उनको जो है कोई गिफ्ट हैम्पर दे देना, या फिर जो है उनको कोई टूर पैकेज देना। मतलब इस तरीके से कुल मिला के बात यह है कि कल्याण के लिए, लोग कल्याण के लिए काम करना, या फिर उन्हें जो है मेडिकल व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना। तो इस तरीके क्या है कि एक कल्याणकारी कार्यक्रम की पेशकश करना है, इसमें बात हो रही है इस तरीके से। तो बात यहां पर हो गई, कल्याणकारी जो पेशकश होगी वो दोनों के लिए होगा, वर्कर के लिए भी हो सकता है, सोशल समाज के लिए भी हो सकता है, क्योंकि इस समय इंडस्ट्रियों पर एक बहुत बड़ा दबाव है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो उसका सोशल, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। तो इस तरीके से आपका जो है 2 टॉपिक यहां पर क्लियर होता है। पहला टॉपिक आपका है कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी,
कम उत्पादकता के कारण लगभग 7, 8, 9, 10 पॉइंट है। आप इसको 10, 12, 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी आप थ्योरी का एग्जाम देंगे, थ्योरी पेपर दे रहे होंगे, सबको एक बकायदा इसको हेडिंग में लिखेंगे। ये पॉइंट है, ये हेडिंग होगा, हेडिंग के बाद इसमें आप डिटेल में लिखेंगे इन सभी को, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही आपका ये आता है मेथड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, इसको भी आप हेडिंग में लिखेंगे सारे पॉइंट्स को, इनके बारे में डिटेल में लिखेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन कई बार ये दोनों को, एक टॉपिक को एक साथ दिया जाता है कि प्रोडक्टिविटी को लो होने के कारण क्या है और हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दोनों चीजें आती हैं क्वेश्चन में। तो पहले आपको लो होने के कारण क्या क्या है, फिर उससे इंप्रूव होने के क्या है, क्या क्या मेथड्स हैं, किन किन तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से प्रोडक्टिविटी का 2 टॉपिक आपको क्लियर हो जाता है, कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता के कारण, और अगला आपका होता है मेथड टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता में वृद्धि की विधियां। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते अपने अगले टॉपिक की। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी जो कंट्रीब्यूशन है किसका, स्टैंडर्डाइजेशन का, किसमें, इन इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में जो स्टैंडर्डाइजेशन का कंट्रीब्यूशन है, वही हमारा टॉपिक है, उसी के बारे में हम यहां पर पढ़ाई करने वाले हैं। अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो उत्पादकता वृद्धि में मानकीकरण का क्या योगदान है, यही आज का टॉपिक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इंग्लिश में है, हिंदी में कहेंगे कि उत्पादकता वृद्धि में मानकीकरण का योगदान, यानी कुल मिला के बात होने वाली है मानकीकरण की। यानी मानकीकरण क्या होता है, उसका जो है योगदान कितना है उत्पादकता में, यानी जो स्टैंडर्डाइजेशन है इसका कितना कंट्रीब्यूशन है किसमें, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। तो उसी के बारे में हम यहां पर पढ़ाई करने वाले हैं, देखने वाले। चलिए स्टूडेंट्स आइए आते हैं टॉपिक पर, टॉपिक को समझते हैं, देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी समझते हैं इसके डेफिनेशन को। स्टैंडर्डाइजेशन क्या इज प्रोसेस, सॉरी स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट्स, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, चूंकि एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या है, प्रमोट करता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट प्रोडक्टिविटी, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है, प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को बढ़ावा देता है। कौन, स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण। तो मानकीकरण मतलब मानक, मानक मतलब पैरामीटर्स, पैरामीटर का मतलब स्टेप, एक सिस्टमैटिक तरीका, एक सिस्टमैटिक वे, उसकी बात यहां पर हो रही है। तो स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट प्रोडक्टिविटी बाय एलिमिनेटिंग इनएफिशिएंसी। देखिएगा ये कहा जा रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है, प्रोडक्टिविटी को। कैसे करता है, बाय एलिमिनेटिंग, एलिमिनेटिंग मतलब दूर करके, दूर हटा करके, उससे समाप्त करके, खत्म करके, किसको, इनएफिशिएंसी को, दक्षता को, यानी जो अक्षमता है उसकी, जो अक्षमता है, जो प्रभावहीनता है, उसको क्या करके समाप्त करके, दूर करके, एलिमिनेट करके जो है प्रमोट किया जाता है, किसको, प्रोडक्टिविटी को। उसी को हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, मानकीकरण कहते हैं। ये बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द रिजल्ट, ये क्या, इससे एक रिजल्ट आता है, दिस इज रिजल्ट ऑफ एलिमिनेटिंग एम्बायोगिटी। एम्बायोगिटी का मतलब होता है एक तरीके से प्रभावहीनता या अक्षमता या अस्पष्टता, ठीक है। तो जो अस्पष्टता है, जो अस्पष्ट नहीं है, उसे एलिमिनेट किया जाता है। तो जो अस्पष्टता को इंग्लिश में बोल देते हैं एम्बायोगिटी। एम्बायोगिटी का मतलब अस्पष्टता, स्पष्ट क्लियर नहीं है, जो क्लियर नहीं है उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ एलिमिनेटिंग एम्बायोगिटी, जो चीज अस्पष्ट है उसे एलिमिनेट कर देता है। एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंट्रोल, और क्या प्रोवाइड करता है, क्वालिटी को कंट्रोल करता है, मतलब जो गुणवत्ता है उसको नियंत्रण करता है। तो कुल मिला के इसका जो रिजल्ट होता है उसमें क्या होता है, एलिमिनेट किया जाता है, हटाया जाता है, दूर किया जाता है, समाप्त किया जाता है, किसको, एम्बायोगिटी को, मतलब अस्पष्टता को। और क्या किया था साथ में, प्रोवाइड क्वालिटी कंट्रोल, जो क्वालिटी को कंट्रोल करना है, यानी जो गुणवत्ता का नियंत्रण है उसको ये प्रोवाइड करता है। मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि जो है प्रोडक्टिविटी में, उत्पादकता में जो भी ऐसी चीज हैं जो कि उत्पादकता को एक तरीके से घटा रही हैं या प्रभावित कर रही हैं या उसके ऊपर जो प्रभाव डाल रही हैं, उसको दूर किया जाता है। दूर करने के बाद प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जाती है और क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। टास्क आर कंप्लीटेड इन ए मोर इफिशिएंट मैनर, जो टास्क होगा, जो काम होगा, यानी मानकीकरण के दौरान जो काम किया जाएगा वो क्या होगा, एक बहुत कंप्लीट, मतलब कंप्लीट होगा, समाप्त होगा, मोर इफिशिएंट मैनर, बहुत अच्छे तरीके से, एक शुद्ध मतलब सुनियोजित तरीके से, इफिशिएंट मतलब एक सक्षम तरीके से जो है वो टास्क पूरा हो जाएगा।
तो कुल मिला की बात ये हो गई कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो मानकीकरण है, वो प्रमोट करता है, किसको प्रमोट करता है? प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को। कैसे करता है? एलिमिनेट करके, किसी चीज को दूर करके। किसको दूर करके? इनएफिशिएंसी को, अक्षमता को। जो सक्षम नहीं है उसको दूर करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। यही काम क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण का है। आगे देखते हैं इसका जो रिजल्ट है उसमें क्या होता है कि जो एम्बिग्युइटी होती है, मतलब अस्पष्टता होता है, उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है और जो है प्रोवाइड क्वालिटी कंट्रोल, जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको प्रोवाइड किया जाता है। आगे जो टास्क होता है वो कंप्लीट होता है इसके अंदर मोर इफिशिएंट मैनर में, बहुत अच्छे तरीके से जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये बात थी पूरी इंग्लिश की। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। तो हिंदी में अगर बात करें तो जो मानकीकरण है, मानकीकरण अक्षमता, अक्षमता का मतलब हो गया इनएफिशिएंसी, ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए प्रभावहीनता की बात हो रही है। तो मानकीकरण अक्षमता को दूर करके यानी समाप्त करके उत्पादकता को बढ़ावा देता है। मतलब कि अक्षमता जो एक शब्द है यानी इनएफिशिएंसी, इसको दूर कर देता है, इसको समाप्त कर देता है और क्या करेगा? फिर उत्पादकता को बढ़ावा देगा। जब ये समाप्त हो जाएगा तो उत्पादकता जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यह जो है अस्पष्टता को दूर करने और गुणवत्ता नियंत्रण प्रदान करने का परिणाम है। अब मतलब देखिएगा इसमें दो बात होगी। अम्बिग्युइटी यानी अस्पष्टता को दूर करते हैं और गुणवत्ता नियंत्रण को प्रदान करते हैं, यानी प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण को प्रदान करने का परिणाम होता है आपका मानकीकरण। मानकीकरण देखिए ऐसे अगर इसके शब्दों पे जाएं स्टैंडर्डाइजेशन में, तो मतलब उसका स्टैंडर्ड मतलब मानक, और मानक का मतलब होता है पैरामीटर्स। और पैरामीटर का मतलब स्टेप्स डिसाइड किया गया है कि भैया देखो यहां कटिंग होगा तो यहीं कटिंग होगा, यहां ग्राइंडिंग होगा, यहां टर्निंग होगा, यहां फेसिंग होगा। तो पहला ऑपरेशन कटिंग है तो पहला ऑपरेशन ही होगा। पहला ऑपरेशन ग्राइंडिंग करके अगर कटिंग करेंगे तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हमें जिस जो है पैरामीटर मानक में चाहिए वैसा न मिल पाए। तो इसलिए क्या होता है, सबके लिए डिसाइड किया गया कि पहले कौन सा काम करना है, ठीक है, क्लियर है। तो उसी को हम यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण कह रहे हैं। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। आगे, कार्य अधिक कुशल तरीके से पूर्ण होते हैं। इसमें जो कार्य होते हैं, जो भी टास्क होता है, बहुत अधिक कुशल तरीके से, बहुत इफिशिएंट मैनर में क्या होते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। चलिए एक तो हो गया आपका स्टैंडर्डाइजेशन का, यानी जो मानकीकरण है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इसमें आप देख लीजिए। चलिए इसके कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करें। अगर हम इसके लाभ के बारे में बात करें, इससे क्या बेनिफिट्स हैं उसको देखते हैं। तो आगे देखते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन जो है इज गुड फॉर एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय का जो मोरल वैल्यू है, जो नैतिक है, जो है उसकी मतलब एक तरीके से उसको मोटिवेट करने की बात यहां पर हो रही है। स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो गुड होता है, अच्छा होता है एम्प्लॉय के मोरल वैल्यू के लिए, यानी मनोबल की बात हो रही है यहां पर। तो मानकीकरण जो है वो कर्मचारी मनोबल के लिए अच्छा होता है। अब कर्मचारी के मनोबल के लिए अच्छा कैसे होगा? अब मान लीजिए कि हमने बताया कि एक कर्मचारी है, उसे कटिंग करना है तो कटिंग ही करेगा, वो दूसरे ऑपरेशन पर नहीं जाएगा, दूसरे प्रोसेस पर नहीं जाएगा। अब वो कटिंग करेगा तो उसे पता है कि उसे सिर्फ कटिंग करना है, तो क्या होगा, वो पूरा फोकस उसका कटिंग पर ही रहेगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय है उसका मानक, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। वो सिर्फ एक काम को करेगा, तो जब एक काम को करेगा तो अच्छे तरीके से करेगा, ज्यादा कुशल तरीके से करेगा, ज्यादा मैनर वे में करेगा। तो कुल मिला के बात हो गई कि कर्मचारी का मनोबल जो है अच्छा रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसकी बात यहां पर क्लियर हो जाती है। अगला जो इसका जो है उसकी बात करते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट आता है, स्टैंडर्डाइजेशन मींस बेटर कस्टमर सर्विस। अब इसमें क्या है, जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो मानकीकरण है, वो बेटर कस्टमर सर्विस, कस्टमर का जो सर्विस वो बेहतर करता है। कैसे करता है? जैसे पैरामीटर बना दिए गए, जब स्टैंडर्ड बना दिए गए, तो जब स्टैंडर्ड बनाया गया तो हर एक प्रोडक्ट क्या था, बहुत अच्छे तरीके से बन रहा था, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेस्ट थी। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होने के बाद भी अगर कोई कस्टमर का कंप्लेन आता है, ठीक है, आया, तो उस कस्टमर के कंप्लेन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना वाला जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन सपोर्ट करता है। तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। तो बात यहां पर वही है कि मानकीकरण का एक मतलब यह भी हो जाता है कि बेहतर ग्राहक सेवा, यानी ग्राहक का सेवा करना, यानी कस्टमर की सर्विसिंग को बेहतर बना देना भी स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत आ जाता है, उसका लाभ है। अगला आपका आता है, स्टैंडर्डाइजेशन कैन ऑल्सो इंप्रूव सर्विस इनडायरेक्टली। अब जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो इंप्रूव करता है इनडायरेक्ट सर्विस को भी। देखिएगा यहां पर क्या था कि कस्टमर को डायरेक्ट सर्विस मिल रही थी, कभी कभी इनडायरेक्ट सर्विस में भी क्या करता है, ये अप्रत्यक्ष रूप से भी इसको इंप्रूव करता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे इंप्रूव करता है? ऐसे मान लीजिए कि एक कस्टमर है,
उसको कोई कंप्लेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कॉल करके एक बार उससे रिव्यू पूछा जाए कि साहब आप हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा आप रिस्पॉन्स चाहते हैं, इसमें कुछ और क्या आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप मतलब इसमें क्या सुधार करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को अच्छा लगेगा कि उससे फीडबैक लिया जा रहा है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि इस तरीके से ये क्या है, इनडायरेक्टली सपोर्ट भी दिया जा रहा है और इस तरीके से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो मानकीकरण भी अप्रत्यक्ष रूप से ग्राहक सेवा में सुधार कर सकता है, तो ग्राहक की सेवा सुधर सकती है इससे। कुल मिला के बात ये होगी। तो स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में देखा, प्रॉपर इंग्लिश हिंदी और डेफिनेशन देखा, इसके कुछ विशेष लाभ हैं, जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आप देखा। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन में कुछ चिंताएं भी होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए चिंताएं के बारे में देखते हैं, कंसर्न के बारे में देखते हैं इसके। अब कंसर्न है, कुछ चिंताएं, इसमें दो चीजें हैं। एक है आपका स्टैंडर्डाइजेशन कॉजेस जो है मोनोटोनी एंड बोर्डम। अब देखिएगा स्टैंडर्डाइजेशन में ये बात क्लियर हो गई कि हर चीज बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है और सब चल रहा है। तो अब वर्कर आया, वर्कर को पता है कि मेरा एक ही काम है, आगे कटिंग करना और घर चले जाना है। तो क्या होगा, वो बोर हो जाएगा। अब क्योंकि उसे पता है कि सुबह आना है, ये काम करना और चले जाना है। क्योंकि उसके अंदर कुछ नई चीज तो नहीं है कि उसे ये भी करना, ये भी करना। अब उसे अपनी सुबह आने से पहले उसको अपना काम पता है। तो क्या होगा, उससे वो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें मोनोटोमी, मतलब एक जैसा हो जाएगा, एक काम ही रह जाएगा। आया कटिंग किया घर चला गया, आया कटिंग किया घर चला गया, मतलब डेली रूटीन का एक काम। तो क्या होगा, वो ऊब जाएगा। तो बात उसी की कही जा रही है, स्टैंडर्डाइजेशन कॉजेज मोनोटोनी एंड बोर्डम, यानी जो मानकीकरण है वो एक सरता और ऊब पैदा करता है। एक सरता का मतलब एक जैसा, वो जो है एक जैसा, एक सरता मतलब एक ही परंपरा चली जा रही है, उसके बारे में हो रही है। ऊब पैदा करना मतलब ऊब जाना, उबाऊ होना, मतलब ठीक है, अरे सुबह आए यही काम किया घर चले गए, फिर आए अगले दिन यही किया, मतलब ऊब गया, वो एक ही काम 10 साल से कर रहा है। कुल मिला के बात ये हो गई, ठीक है। तो ये इसकी कंसर्न है, चिंताएं हैं मेन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका नुकसान भी है। स्टैंडर्डाइजेशन में कुछ नुकसान भी होते हैं। देखिएगा, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी है। तो बात यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ नुकसान के बारे में भी हम कर लेते हैं। हमेशा फायदे तो आपने देख ही लिया, कुछ इस पर भी हम चिंता कर लेते हैं, ठीक है, कंसर्न कर लेते हैं, देखते हैं। अब आता जो दूसरा कंसर्न इसका है वो है स्टैंडर्डाइजेशन डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि उत्सुकता होती है कि अंदर ठीक है भैया, हम कटिंग के अलावा हम ग्राइंडिंग भी कर लें, टर्न भी कर लें, फेसिंग कर लें, हम कई ऑपरेशन को एक साथ हैंडल भी कर सकते हैं, आना भी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, आप अब स्टैंडर्डाइजेशन ने क्या किया, वो कर दिया, एक तरीके से फिक्स कर दिया कि नहीं भैया आपको कटिंग करना है तो कटिंग ही करना है, आप ग्राइंडिंग में जा ही नहीं सकते। तो क्या हो गया, क्रिएटिविटी खत्म हो गई, यानी अंदर से कोई जो उत्सुकता थी वो एक तरीके से खत्म हो गई। तो अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो मानकीकरण जो है वो रचनात्मक को नष्ट कर देता है। जो अंदर की रचना थी, जो क्रिएटिविटी थी, जो कुछ करने की इच्छा थी, उसको क्या कर दिए, ये नष्ट कर दिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो गई, इनकी कुछ चिंताएं थी। अब ये देखिए कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो कंट्रीब्यूशन स्टैंडर्डाइजेशन का, ये तो एक पूरी इंडस्ट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा, इसके कुछ बेनिफिट्स देखे, कुछ इसके चिंताएं देखी। लेकिन एक बात और है, अब इसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो अलग अलग फील्ड में कैसा है। अलग अलग फील्ड का मतलब हम बात करें कि वर्कर के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिएगा, स्टैंडर्डाइजेशन बना, स्टैंडर्ड बन गए, तो वर्कर को पता चल गया कि सुबह मुझे आना है, कार्ड यहां पंच करनी है, यहां मेरा प्लेस है, यहां मुझे बैठना है, यहां मुझे काम करना है, और ये मेरा लंच टाइमिंग है, ये मेरा सब कुछ है। उससे क्या, उसको सहूलियत मिल गई, उसको क्या लाभ मिलने लगा, वो इजी हो गया, उसको वर्क कल्चर अच्छा लगने लगा, ठीक है। तो वो एक तरीके से खुश हुआ, मोटिवेट हुआ, और टाइम टू टाइम क्या हो गया, उसके बेनिफिट्स मिलने लगे। तो वर्कर को जो है एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन का लाभ मिलता है, बेनिफिशियल होता है। अगला आता है कंज्यूमर। अब ग्राहक को क्या लाभ मिलता है, ग्राहक को क्या होता है, अच्छी सर्विस मिल जाती है। अब ये बताइए, स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई सामान बनता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो ज्यादा दिन तक चलेगी। तो कस्टमर जब पैसा इन्वेस्ट करेगा और उसका वो प्रोडक्ट जो वो खरीदा है वो ज्यादा दिन तक चलेगा, तो वो खुश रहेगा और रिकमेंड भी करेगा कई लोगों को, ब्रांड की वैल्यू भी मार्केट में बढ़ाएगा। तो क्या होगा, कस्टमर यानी कंज्यूमर जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन को बेनिफिशियल उसके लिए हो जाता है। उसको एक फायदा और हो जाता है कि जो कस्टमर सर्विस है वो अच्छी हो जाती है, यानी कंप्लेन किया तो तुरंत कॉल बैक आई, या जो कंप्लेन में जो उसका एक तरीके से जो कॉलर्स रहा था उसने उसकी सारी कंप्लेन को सॉल्व किया, तो कस्टमर भी यानी कंज्यूमर भी जहां पर खुश हो जाता है स्टैंडर्डाइजेशन से, वो उसको भी बेनिफिशियल होता है। अब आते हैं मैनेजमेंट को क्या लाभ होता है। अब देखिए, मैनेजमेंट को लाभ क्यों नहीं होगा भाई, जब प्रोडक्टिव अब स्टैंडर्डाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो क्या फायदा हुआ, राजस्व बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गई मैनेजमेंट की, ठीक है। जो मालिक है जो कंपनी का, उसकी रेवेन्यू बढ़ गई, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ गई तो प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ गई, तो प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू बढ़ गया, और जो है मैनेजमेंट यानी
रॉ मटेरियल से ज्यादा प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई, उत्पादकता भी बढ़ गई, वेस्टेज कम हो गया, तो मैनेजमेंट को तो बहुत लाभ हो जाता है स्टैंडर्डाइजेशन से। ठीक है, तो ये इनके बेनिफिशियल हो गए। अब आते गवर्नमेंट की बात करें तो सरकार को स्टैंडर्डाइजेशन यानी जो मानकीकरण है उसमें इसको क्या लाभ होता है। तो देखो भैया, सरकार खुश इसलिए रहेगी, श्रमिक खुश हो गया, कंज्यूमर खुश हो गया, मैनेजमेंट खुश, तो सरकार भी खुश। सरकार कैसे खुश होगी? सरकार को बेनिफिशियल देखते क्या फायदा होता है। सरकार देखिए यहां पर श्रमिक वर्कर खुश हुआ तो क्या हुआ, वर्कर की इनकम बढ़ गई, उसको रोजगार मिला, इनकम बढ़ गई, तो जब इनकम बढ़ गई तो ज्यादा खर्च करेगा, तो रेवेन्यू आया बढ़िया। कंज्यूमर खुश तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई, प्रोडक्ट अगर अच्छी वैल्यू हो गई तो प्रोडक्ट को बाहर भेज भी तो सकते हैं भाई, इंडिया से बाहर भी तो भेज सकते हैं प्रोडक्ट को, यानी कंट्री से बाहर, तो निर्यात करेंगे, तो बाहर जब भेजेंगे तो बाहर का पैसा आएगा, डॉलर में आएगा, पाउंड में आएगा, ठीक है, तो इस तरह यूरो में आएगा, इस तरीके से क्या होगा, तो पैसा आ रहा है। अब यहां मैनेजमेंट से इसको क्या लाभ हुआ, अब रेवेन्यू इनका बढ़ा तो टैक्स भी तो ज्यादा देंगे ये, तो टैक्स देंगे तो किसको मिला, फाइनली टैक्स गवर्नमेंट को मिला। तो कुल मिला के गवर्नमेंट देखा कि इन लोगों का फायदा हुआ तो गवर्नमेंट का फायदा हुआ। गवर्नमेंट को एक लाभ ये भी होता है कि बेरोजगारी कम हो गई भाई, और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम भी होता है, मतलब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई, लोग खुश हो गए, और निर्यात होने लगा, मतलब बाहर जो एक्सपोर्ट होने लगा सामान, तो बाहर से पैसा आया मार्केट से, मतलब जो कहते हैं ना विदेशी मुद्रा भंडार, यानी जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो बढ़ गया आपका पूरा। इस तरीके से क्या होगी, गवर्नमेंट भी खुश। तो स्टैंडर्डाइजेशन के क्या फायदे हुए, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, वर्कर खुश, कंज्यूमर खुश, मैनेजमेंट भी हैप्पी, और आपका गवर्नमेंट भी खुश हो गया। इस तरीके से क्या हुआ, फाइनली स्टैंडर्डाइजेशन का जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्टिविटी में, उसको आपने देखा डिटेल में, डेफिनेशन देखा, आपने बेनिफिट देखा, कंसर्न देखा, और ये भी देखा कि जो श्रमिक हैं, जो वर्कर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, जो सरकार है यानी गवर्नमेंट है, सब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस तरीके से आपने जो है, इस तरीके से आपने स्टैंडर्ड का जो है कंट्रीब्यूशन आपने यहां पर देख लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।